आप सभी का मेरा नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें हम 22/4/2012 का प्रथम पाली का सॉल्यूशन करा रहे हैं। जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं और 2011 का नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जा कर के एसएससी जीडी सर्च करिएगा। उनके बाद आप सारे का सारे सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। 2011 का 2012 का जो हम 10 सवाल बता चुके हैं उनका भी मिल जाएंगे। और जो भी नए भाई बंधु हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखेंगे बंधु आज का जो सवाल रहेंगे वह किस प्रकार से रहेंगे। आज फ्रेंडशिप डे है, तो हमारे तरफ से आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलते हैं बंधु, आज का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। आज का पहला सवाल है बंधु रेशियो से, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसको बनाएंगे आप। दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, बड़ी संख्या है। तो बंधु आपके पास दो संख्या है, मान लीजिए कोई दो संख्या ए और बी है, एकदम समझना है। ये क्या है, 4:7 में है। कहता है यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, अगर इसमें 4 की वृद्धि कर दी जाए और इसमें भी 4 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात कहता है क्या हो जाता है बंधु, 3:5 हो जाता है। आगे चल के कहता बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या वही होंगी जिसका अनुपात क्या होगा बंधु, बड़ा होगा। ये प्रश्न है, आप समझ चुके हैं। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। दो तरह से हम बनाएंगे बंधु। अनुपात होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप, तो इसको गुणात्मक में लेंगे तो एक संख्या क्या हो जाएंगे 4x बंधु, दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे 7x। ले लिए, एक 4x दूसरी 7x, एकदम समझना है। कहता प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 4 जोड़ देंगे बंधु, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है। कहता है यह अनुपात हो जाता है 3:5, तो 3:5 का मतलब है 3/5। अनुपात को बटे लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, देखिएगा इसको हल करेंगे। 5 चौक 20x, 5 चौक 20 क्रॉस गुना किए बराबर 7 तिया 21x और प्लस 4 तिया 12। इसमें किसी को बंधु कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा x वाले को एक तरफ कर दीजिए, अंक वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो बंधु 21x में 20x घटा देंगे, उधर x हो जाएगा। लिख भले इधर दी लेकिन कर रहे हैं बंधु उधर। अब ये 12 इधर आएंगे तो 20 में 12 के बंधु 8। x का मान क्या हो गया, 8 हो गया। यानी ये x का जो संख्यात्मक गुणात्मक रूप है 8 के और गुणात्मक रूप में है। अब कहता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बंधु कितना है 7x। इसको हम 7x लेते हैं और इसको हम क्या लिए हैं 4x लिए हैं। तब तो यहाँ लिखे बंधु, तो ये हम 7 गुना क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो 8 7 56। यानी कि बंधु हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, वो बड़ी सी बड़ी संख्या 56 हो जाएंगे। किसी को बंधु दिक्कत। अब देख पा रहे हैं कि 56 जो है कितने नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया बंधु। अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से कैसे बनाएंगे, इसको समझना है। एकदम ध्यान से बंधु समझेंगे, आपका सवाल बन जाएंगे। देखिएगा ये 4:7 में था। कहता है कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दिया जाए तो 3:5 हो जाता है। तो बंधु देख रहे हैं कि समान वृद्धि हुआ है 4 का, एकदम समझना है। 4 का क्या हुआ है, समान वृद्धि हुआ है। लेकिन ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। 7 से 5 2 अनुपात बढ़ा, 4 से 3 एक ही अनुपात का। बढ़ना तो समान चाहिए बंधु, लेकिन हुआ नहीं, तो इसको समान करेंगे। तो इनके अंतर को इनमें गुना करेंगे, इनके अंतर को इनमें गुना करेंगे। देखिए 3 और 5 का अंतर कितना 2, तो देखिए 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। इनके अंतर को इनमें गुना करेंगे। 4 में 7 गया 3, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो इनकी वैलिडिटी भी खत्म, इनकी वैलिडिटी भी खत्म। अब देखते हैं बंधु 8 से 9 गया 1, या 14 से 15 गया 1 बढ़ा तो कितना बढ़ा बंधु 4, 1 बराबर 4। कहता बड़ी संख्या क्या, तो बड़ी संख्या 14 बंधु, तो 1 बराबर 4। तो देखिएगा 14 बराबर 14 चौकी 56। तो आपका आंसर क्या आ गया बंधु 56 हो गया, 56 हो गया, जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में है। तो किसी भी तरह से बनाएंगे हमारे मित्र बंधु बनेगा। एक बार फिर समझिएगा, ये बहुत ही आसान तरीका है। 4 7 था, समान वृद्धि हुआ, 3 5 हो गया। देख रहे हैं 7 से 5 2 का अंतर, 4 से 3 1 का अंतर, तो अंतर असमान है, समान करेंगे। तो इनके अंतर को गुना इसमें कर दिए, इनके अंतर को गुना इसमें किए। देखिए 3 में 5 गया 2, तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। 4 में 7 गया 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब देखिए 8 में 9 1
14 15 1 का अंतर, 1 बराबर कितना वृद्धि 4, तो 14 बराबर कितना 56। क्लियर हो गया बंधु। अगर किसी भाई बंधु को अगर डाउट थोड़ा सा भी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, लेकिन सेट का जो है 12वां प्रश्न है बंधु, जो 2012 का प्रीवियस ईयर का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सवाल है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या बराबर 12:35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है यानी 48 है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, आप सब ध्यान दीजिएगा। सवाल है, आपके पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, यानी कुछ मुर्गी, मुर्गी को ऐसे सूचित करिए, और कुछ गाय है सी से सूचित करिए। ये तो आप जान रहे हैं बंधु, दिया हुआ है। आगे चल के कहता है, यदि सिरों की संख्या, यानी जो ये सिर है बंधु, सिर की संख्या और पैरों की संख्या यानी पैर जो है, इनका अनुपात दिया है 12:35 दिया। आगे चल के बंधु क्या लिखा है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हैन का मान निकालना है बंधु। कहता है यदि केवल सिरों की संख्या 48 हो, यानी ये सिरों की संख्या कितना हो बंधु 48 हो, 48 हो, इतना दिया हुआ है। तो बंधु एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो 48 सिरों की संख्या है और इसी का अनुपात 12 है, 12 बराबर 48, तो पैरों की संख्या आ जाएंगे। जब पैरों की संख्या आ जाएंगे बंधु तो सवाल आपका इजी वे में बन जाएगा। तो देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि ये सिर का अनुपात 12 है, तो 12 बराबर कितना 48, 48। हमको चाहिए बंधु 35, यानी अनुपात में, तो पैरों की संख्या क्या होगा निकालने के लिए, तो 1 बराबर बंधु 12 × 48 क्या हो गया 4, इसलिए 35 बराबर 35 गुना 4, 5 × 20 और 4 × 12 = 14, 140। अब देखिए बंधु 140 पैर हो गया और 48 सिर आपका दिया हुआ है। अब आपको निकालना है यानी कि मुर्गियों की संख्या। तो तरीका बंधु हमारे पास बहुत है, जिस तरीका से आप कहेंगे उसी तरीका से हम बना देंगे। तो देखिएगा बंधु, अगर मान लीजिए मुर्गी संख्या आपके पास x है और कौ की संख्या क्या है बंधु y है। अब देखिए हम बनाते हैं बंधु, एक सिर के तरफ से लेकर के एक पैर के तरफ से लेकर के, समीकरण से भी बनाएंगे, विदाउट समीकरण भी बनाएंगे। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। अगर बंधु मुर्गी का ये ज्ञान भी रहना जरूरी है कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं, ये पता है बंधु। अब देखिएगा सिर लेकिन दोनों का एक ही होते हैं। सिर अगर मुर्गी है तो एक सिर और गाय है तो भी उनका एक सिर। तो देखिएगा x + y बराबर क्या लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं। अगर मुर्गी के बंधु क्या होते हैं, एक मुर्गी के 2 टांग, तो x मुर्गी है तो कितने टांग 2x, एकदम समझिएगा। एक गाय के 4 पैर, कितने गाय y तो 4y, और टोटल पैरों की संख्या कितना है 140। आराम से समझना है बंधु। कह रहा है मुर्गी की संख्या ज्ञात करें, तो मुर्गी x मान है, इसका मतलब x का मान निकालना है, तो y का मान कटा देना है। तो बंधु अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो y घटाने पर चला जाएगा, ये 4x में 2x गया तो कितना x बंधु 2x, एकदम देखिए यहाँ 8 × 32 और 4 × 16 3 19, 192 घटा 140, 2x बराबर बंधु आप देख रहे हैं 2, 9 में 4 गया 52, x बराबर हो गया 26, क्योंकि 52 में 2 से भाग देंगे 26 हो जाएगा। यानी जो आपके पास मुर्गी की संख्या है बंधु वो क्या है 26 है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। क्लियर बंधु, समझ गए। एक बार फिर पुनः आप समझने का प्रयास करिएगा। अनुपात 12:35 था, सिर 12 था, पैर 35 के अनुपात में था, लेकिन आगे चल के दिया था सिर की संख्या 48 हो, तो 12 बराबर 48, 1 बराबर 4, इसलिए 35 बराबर 140। यानी कि पैर की जो टोटल संख्या 140 हो गया, सिर की संख्या भाई क्या हो गया 48 दिया हुआ था। तो आप जानते हैं कि मुर्गी रहे या गाय रहे, सबका एक एक सिर होता है। अगर x मुर्गी है और y गाय है, दोनों मिला करके ही 48 होगा सिर आपका, हेड जिसको आप कह रहे हैं बंधु। तो x + y बराबर कितना होगी 48। अगर हम मुर्गी की बात करें, एक मुर्गी 2 टांग, इसलिए x मुर्गी है तो 2x टांग, एक गाय का 4 टांग तो 4 y गाय है तो 4y टांग, और टोटल टांग कितना 140, हल की आंसर हो गया। क्लियर है बंधु।
इन्हीं सवाल को हम सेकेंड विधि से भी समझेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अगर बंधु यहाँ पे एक बात कर लें कि हैन और काव मिलके टोटल कितना है 48 सिर है, यानी कि 48 सिर होने का मतलब है बंधु 48 जानवर हैं दोनों मिला के, यानी कितना ये है नहीं पता, लेकिन जितना सिर उतना जानवर, एकदम आप जानते हैं हमारे भाई बंधु। अगर देखिएगा ये अगर x होगा तो ये हो जाएगा 48 माइनस एक्स, एकदम समझना है बंधु। अब देखिए पैर से निकाल लेते हैं। अगर x हैन है, सुनिएगा x मुर्गी है आपके पास और एक मुर्गी के कितने टंग, 2 टंग, तो टोटल कितना टंग 2x। यहाँ पे बंधु देखिए एक गाय का 4 टन, गाय कितना इतना, तो 48 माइनस एक्स गुना कितना बंधु 4, क्लियर है। और टोटल कितना टन, अब देख रहे हैं बंधु 140, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, सब में कोई भी विधि से बनाइए 140, हल कर लीजिए 2x प्लस यहाँ पे 48 गुना 4 करेंगे 192 माइनस 4x बराबर कितना बंधु 140। अब देखिए -2x और उधर घटा देंगे -52 बंधु, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 26, 2 से भाग दे दिए। यानी कि आप किसी भी विधि से बना रहे हैं बंधु तो मुर्गी की संख्या का कितना आ रहा है 26 आ रहा है। ये 2 तरीके तो आप समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बंधु इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से हम क्यों बोल रहे हैं बंधु, क्योंकि हम एक विधि और बताएंगे, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए। सवाल बंधु आप समझ गए, तो चलिए हम एक नियम और बताते हैं। यहाँ तक तो बंधु सबको निकालना पड़ेगा, जो आप ये अनुपात से सिर की संख्या निकाले हैं, जो पैर के माध्यम से अब चले थे, हम इसको एलिगेशन यानी मिश्रण से बना देंगे बंधु। अगर मिश्रण से बना दिए तो समझ लीजिए आपका सबसे सुंदर हो गया बंधु। अब इनको देखिएगा, एलिगेशन कहता है एक से बड़ा दूसरे से छोटा, एकदम कोशिश करिए समझने का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। ये मान लीजिए मुर्गी हैन है, ये बंधु क्या मान लिए काव है, दोनों मिला के हमारे टोटल पैर कितना है बंधु 140 है, यानी ये दोनों मिला के बीच में लिख दी 140, क्लियर है बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कहता है 48 सिर है, ध्यान दीजिएगा यही तो समझना है। अगर बंधु 48 सिर है, ये नहीं पता कि किसका 48, कितना इसका है कितना इसका, लेकिन 48 सिर है। अगर मान लीजिए टोटल का टोटल बंधु एकदम समझिए मुर्गी ही होता, ये एलिगेशन कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगर 48 का 48 मुर्गी होता और सब मुर्गी का क्या पैर 2 पैर होता, तो टोटल कितना होता 48 दूना 96, 96 होता, क्लियर है, एकदम समझिएगा। अगर नहीं सर टोटल का टोटल गाय होता तो कितना होता, तो बंधु इसमें कितना पैर 4, तो 48 चौके 192, क्लियर है बंधु। आप देखिएगा एलिगेशन कहता है एक से बड़ा तो दूसरे से छोटा, यहाँ देख पा रहे हैं एक से बड़ा दूसरे से छोटा है, समझ रहे हैं बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे इसको इधर से घटा देंगे बंधु, कितना हो जाएंगे 52, इसको इधर से घटा देंगे बंधु, 10 में 6 गया 4, यहाँ 13 13 में हो गया 4, कितना हो गया बंधु 44। अब देखिएगा इसको कटा दीजिए, 13 चौकी 52, 11 चौक 44, यानी यहाँ से ये पता चला हमारे मित्र बंधु कि 13 के अनुपात में मुर्गी है और 11 के अनुपात में क्या है बंधु गाय है, क्योंकि ये जो निकला अनुपात ये मुर्गी और गायों के अनुपात की संख्या को निरूपित करेगा। तो यही 13 और 11 जोड़ते बंधु 24, और 24 बराबर कितना सिर, जितना सिर उतना जानवर, दोनों मिला के तो 48। एक बराबर करेंगे बंधु कितना हो जाएंगे 2, ये कह रहा है तो 13 दूना 26, मुर्गी 26 और गाय कहता बंधु 11 दूना 22, और 26 और 22 अगर जोड़ेंगे तो फिर पुनः क्या हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। तो बंधु आप समझ गए, किसी भाई बंधु को किसी प्रकार से कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत अगर हुआ होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मजा आया होगा बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे मित्र बंधु, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इनका बंधु कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे और आसानी से बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्रमागत मतलब था लगातार, मान लीजिए कि ABC 3 क्रमागत संख्या हो और इनका औसत पूछ दे तो इनका औसत हो जाएगा बीच वाली संख्या, यदि क्रमागत हो तो। क्रमागत हो तो ये 3 संख्याओं में
औसत क्या हो जाएंगे बंधु, बीच का हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे बी। अगर यही 4 क्रमागत हो ए बी सी डी, तो इनका औसत अगर पूछेगा तो बी प्लस सी बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो इनका औसत हो जाएगा। अगर 5 क्रमागत रहे ए बी सी डी ई, तो कहेगा इनका औसत, तो इनके बीच वाला मान जो होगा वो क्या कहलाएगा बंधु, औसत कहलाएगा, यानी ये औसत क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। एक उदाहरण बस बंधु आपको प्रूव कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 2 4 6 एक क्रमागत 3 संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर आप जानते हैं हमारे मित्र बंधु, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो संख्याओं का योग 6 4 10 2 12 बटे संख्या, क्या वो संख्या 3 को 3 से भाग देंगे 12 में क्या होगा, 4 होगा। तो देख लिए बंधु, औसत बीच वाला हो गया आपका 4 हो गया। इसी प्रकार ये सवाल है बंधु, ये सवाल को अगर आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो, तो औसत अभी अभी पढ़े कि बीच वाला होता है, और ये 7 है बंधु, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी 7 है, एकदम समझना है, परीक्षा में तो यूं ही आप बना के चले आएंगे। तो बंधु 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, बीच वाला औसत यानी डी हो गया। तो उसी प्रकार जब औसत आपका यहाँ पे 20 है, तो ये बीच में होगा, और ये क्रमागत है, ये सम और विषम नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत है। अब देखिएगा 20 से आगे देखेंगे 21, फिर देखेंगे 22, फिर देखेंगे 23, फिर पीछे देखेंगे बंधु 19, फिर देखेंगे 18, फिर देखेंगे 17। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 23 हो जाएंगे, और सबसे छोटी पूछता तो 17 यानी 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बंधु, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होंगे, तो आपका क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में। क्लियर है बंधु। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे आप समझ गए शॉर्ट तरीके से, इसको थोड़ा विस्तार से भी बताएंगे बंधु। तो जो भाई बंधु इनको समझ गए वो सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उनके बाद देखिए विस्तार से कैसे बताते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा सबका, तो चलिए बंधु इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक भी जानें। विस्तार पूर्वक जानने से क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रॉपर्टी हो जाएंगे, और ये एक प्रॉपर्टी है शॉर्ट बनाने का तरीका, इसको तो आप समझ ही गए। 7 क्रमागत, क्रमागत लिखने का तरीका होता है बंधु x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। बंधु देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एकदम इतना होता है। अगर आप जानते हैं बंधु औसत बराबर क्या जानते हैं, एकदम समझिएगा, संख्याओं का योग बटे संख्या। अगर आप योग निकालना चाहेंगे तो औसत गुना संख्या, तो 7 क्रमागत का अगर हम योग निकालेंगे बंधु क्या हो जाएगा, औसत, औसत कितना 20, और संख्या कितना 7, यानी 7 दूनी 14 140। क्लियर है बंधु। यही सबका योग 140 के बराबर होगा। तो x प्लस 1, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 बराबर 140। यही 7 क्रमागत जो संख्याओं का योग होगा वो कितना होगा हमारे मित्र बंधु, 140 होगा। अब ऐड कर लीजिए x 2x 3x 4x 5x 6x 7x। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, अब 15 और 6 21। तो बंधु यहाँ पे हम 21 लिख दिए, बराबर कितना 140। अब देखिए बंधु इसमें हम क्या करेंगे, 7x बराबर 140 में से 21 को घटा देंगे। अब देखिए 7x बराबर 10 में 1 गया बंधु 9, या 3 में 2 गया 1। अब देखिए x बराबर बंधु 119 बटे क्या करेंगे 7, 17 7 19 से 17 हो गया बंधु। अगर छोटी संख्या पूछता तो x माने थे तो क्या हो जाता 17 हो जाता, यहाँ देख पा रहे हैं आप। और दूसरा अगर बंधु देख रहे हैं बड़ी संख्या अगर सबसे पूछा जा रहा तो x प्लस कितना 6, तो 17 प्लस 6 कितना हो जाता 23। तो बड़ी संख्या 23। अब विस्तार पूर्वक भी समझ गए, शॉर्ट पूर्वक ही आपको बना करके आना है। तो बंधु आप ये क्लियर कर लिए। किसी प्रकार से किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मित्र बंधु लाभ हानि से, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या किया है,
यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है हमारे मित्र बंधु। एक आपका सेलिंग है कितना में, 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है, यानी जितना यहाँ लाभ होता है कहता जितनी उसे 355 में बेचने से हानि होती है, यानी दूसरा एसपी जो बेचते हैं बंधु कितना में, वो 355 में बेचने से उतनी ही हानि होती है। यानी सीधा सही कहने का अर्थ है कि जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। इसका मतलब है लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर है। बंधु अब आप देखिएगा कि उतना ही हानि और उतना ही लाभ होता है, इसका सीधा सीधी अर्थ है कि क्रय मूल्य बीचे में होगा तो उधर ही उतना लाभ होगा जितना इधर हानि होती है। तो बंधु ये बीच का यानी मध्य का भाग निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ सीपी बराबर जो होगा बंधु, यानी ये दोनों मान को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो बीच वाला मान निकल जाएगा बंधु। तो देखिएगा 425 अब प्लस 355 अब बटे कितना करना है, 2 से, क्योंकि जितना हानि होती है उतना ही लाभ होता है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। इसका अर्थ है सीपी बराबर दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के कितना से भाग देंगे, 2 से, तो बीच वाला मान आ जाएगा। यानी मध्य मान निकालने के लिए 2 मान को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। अब देखिए बंधु इनको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 2 7 1 8 और 4 3 7 अब बटे कितना बंधु 2। अब भाग देना तो आपका काम है, जैसे आप भाग देंगे आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18 0 390। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा बंधु वो क्या होगा, 390 होगा, जो कितने नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारे मित्र बंधु ये लाभ हानि से है, ध्यान दीजिएगा। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। बहुत ही सुंदर और छोटा सवाल है बंधु, और आसान भी सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का मतलब गुना क्रय मूल्य का मतलब सीपी, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के मतलब गुना विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। अब आपका सवाल बन गया, इधर का अनुपात बंधु इधर और इधर का अनुपात इधर, तो सीपी और एसपी, सीपी का मान 16, एसपी का मान हो गया 18। अब बंधु 16 रुपया में कोई वस्तु खरीदे 18 रुपया में बेचेंगे तो निश्चित ही लाभ होंगे। तो कितने का लाभ, 2 का, तो लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बंधु 16, इसको आप कटा सकते हैं, 8 दूनी 16, इसको कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 बटे 2 को बंधु लिख सकते हैं 12.1 बटे 2%, यानी क्या लाभ। तो कितना नंबर ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का हास्य होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। जब हास्य और वृद्धि की बात आता, हास्य मतलब कमी, वृद्धि का मतलब बढ़ना, अगर इस तरह के प्रश्न प्रति वर्ष दिया रहे तो हमेशा समझ लीजिए बंधु, बढ़ेगा भी तो चक्रवृद्धि से और घटेगा भी तो चक्रवृद्धि से। तो आप एक चीज पढ़े रहते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर एन। इस हिसाब से आप कोई धन रहता है इतना हो जाता है, हो जाना मिश्र धन कहलाता है यदि कोई धन होता है। क्लियर, इस तरह के आप पढ़ते हैं। इसी से आधारित बंधु ये सवाल है, और हम यहाँ पे हास होता है तो प्लस की जगह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब देखिएगा कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा हमको चाहिए वही ए, यानी कहता 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा, यानी क्या हो जाएगा। अभी वर्तमान में हमारे पास जो मूल्य है बंधु वो क्या है, 2 लाख है। अब देखिएगा 1 प्लस
यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। माइनस क्यों दे देंगे, क्योंकि यहाँ से है, कमी है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए। आर का मतलब होता है दर, यहाँ पे दर जो है कितने परसेंट है बंधु, 5% है, यहाँ 5 रख दिए बटे 100। कितने वर्ष बाद, कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो यहाँ 2 रख दिए। क्लियर है बंधु। अब इनको देखिएगा, हल आप कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बंधु यहाँ पे 95/100 अगुने 95/100। ये चीज आप आसानी से जानते हैं बंधु। जो कटेगा कटा दीजिए, ये 4 जीरो, इसका भी बंधु 4 जीरो, तो आगे के लिए जो बच गया 20 गुना 95 यानी 95 गुने 95। गुना करने का भी बंधु तरीका होता है, आप जैसे गुना करेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके को भी सुनिए बंधु। अगर 95 का गुना 95 हो, 85 गुना 85 हो, 75 गुना 75 हो, क्या करेंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 5 है 25। और देखिए बंधु यहाँ 99 है तो एक बढ़ जाइए तो 10 और 10 नमा 90, 90 गुना 25 और यहाँ पे कितना 20। अगर बंधु एक गुना और सीख लीजिए, जैसे कि 65 गुना 65 होता तो क्या करते, 5 है 25 और इनसे एक बढ़ जाइए, 7 छक 42, 25 हो जाता। उसी मेथड से हम इसको गुना कर दिए। गुना करने का तरीका बहुत सारा होता है बंधु। अब देखिएगा यहाँ पे इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 शून्य का 0, 9 दूनी 18 और 1 शून्य यहाँ पहले से मौजूद था, 1 शून्य यहाँ बैठा देंगे। तो बंधु देख पा रहे हैं 180,500 जो आपका रुपया हुआ वो 2 वर्ष बाद उसका इतना ही मूल्य हो जाएगा। और आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है बंधु, देख रहे हैं आप, पहले नंबर पे है। किसी भाई बंधु को दिक्कत यदि हुआ होगा तो जरूर कमेंट करिए। एक बार फिर पुनः यहाँ पे थोड़ा सा अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे बंधु, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या एक फार्मूला हम जानते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर एन, लेकिन ये वृद्धि के तहत है, यानी कि 5% अगर बढ़ रहा है तो इतना साल के बाद क्या हो जाएगा ये हम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हर्ष आया, जैसे ही कमी आया तो प्लस की जगह क्या कर दिए, माइनस कर दिए। बाकी हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मित्र बंधु, राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिलें 165 में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें 169 रुपये में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और इसे समीकरण के माध्यम से बना लेंगे। देखिएगा, कहता है राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिलें 165 में खरीदी। यानी बंधु यही एक प्रति किसका, पुस्तक लिख दीजिए बंधु। एक पुस्तक एक प्रति आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, या एक प्रति ऐसे भी लिखिए। एक प्रति किसी पूरी पुस्तक के और 2 पेंसिल यानी 2 पेंसिलें लिख दीजिए यहाँ पे, जो खरीदे बंधु कितना में 165 में। क्लियर है। आगे चल के कहता है रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की, जो यहाँ पुस्तक की एक प्रति, तो उसी पुस्तक की एक प्रति, उसी पुस्तक की कितनी प्रति, एक प्रति कहते हैं, और उसी प्रकार की 10 पेंसिल। कितने पेंसिल, 10 पेंसिलें लिख दिए बंधु, 10 पेंसिलें कहते हैं 169 रुपये में खरीदी, यानी 169 में खरीदी। आगे चल के कहता है प्रत्येक पेंसिल का दाम था, यानी एक पेंसिल का कितना दाम था ये चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि घटाने पर एक प्रति चला जाएगा, नहीं किसी पुस्तक की एक प्रति, किसी पुस्तक की एक प्रति चला जाएगा। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा 2 पेंसिल में 10 पेंसिल चला गया तो -8 पेंसिल है। क्लियर। और बंधु यहाँ पे देख लीजिए 165 में से 169 घटाएंगे तो -4, माइनस माइनस कैंसिल। तो बंधु एक पेंसिल का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पेंसिल बराबर 4 बटे कितना 8 हो जाएगा, यानी पेंसिल का मान निकाल लेंगे। एक पेंसिल का 4 बटे 8, 8 से भाग देते हैं।
तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं 4 दूनी 8 2 यानी 1/2 रुपया। 1/2 रुपया को क्या लिखते हैं बंधु आप? 0.50 लिख देते हैं बंधु। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन में है? पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? समझ गए? सिर्फ भाषा बड़ा रहने से कोई सवाल बड़ा नहीं होता हमारे मित्र बंधु, समझना है और बना लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका औसत यानी एवरेज से है, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न है और सेट का 18वां नंबर। एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली। प्रति वस्तु औसत दाम है। तो बंधु आप एक चीज जानते हैं, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। निकाल लेंगे। कहता बंधु 13 वस्तुएं खरीदते हैं जो प्रत्येक 70 रुपया दाम वाली है। अगर एक वस्तु का दाम 70 है, 13 वस्तु खरीदे बंधु, तो 70 गुना कितना रुपया? 13 रुपया। इतना हो गया बंधु। अगला जो है खरीदते हैं 15 वस्तु 60 रुपया दाम वाली। एक वस्तु का दाम 60 तो 15 है बंधु, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे? 60 गुना 15 प्लस संख्याओं का योग ले रहे हैं, टोटल योग कितना हमारा पड़ रहा है कीमत बंधु। और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली। एक वस्तु का दाम 65 है, जो कि 12 वस्तुएं हैं, तो बंधु क्या हो जाएंगे? 65 गुना 12 बटे संख्या। कितने संख्या टोटल कितने खरीदे? 13, 15 और बंधु 12। अब देखिएगा इनको हल करिए आसानी से। 13 सत्ते 91 बंधु 910 प्लस 15 छक्की 90 900 प्लस 12 पंचे 60 और 12 छक 72 और 6 जोड़ेंगे बंधु 78 780। और यहाँ पे देख लीजिए 13 12 अब जोड़िए 25 25 और 15 बंधु 40। ऐसे भी जोड़िए 5 2 7 3 10 1 1 2 3 1 4। जोड़ना और गुना करना भाग करना एकदम आप जैसे भी कर सकते हैं। आगे देखिए बंधु जोड़ दीजिए 0 0 सब में 0 कर दीजिए। 8 1 9 लिख दीजिए बंधु। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 9 16 और 16 9 25 190 बटे 40। 0 0 बंधु कैंसिल हो गया। अब भाग दीजिए। आगे दे सकते हैं यहाँ पे भी 6 चौक 24 1 बचा बंधु 19, 4 चौक 16 3 बचा, 7 चौक 28 फिर 2 5 चौक 20 यानी 64.75 रुपया हो जाएंगे प्रति वस्तु औसत दाम, जो कि ऑप्शन नंबर पे बंधु कहाँ पे है? दूसरा नंबर में है। क्लियर हो गया बंधु? आप सब इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर तो बंधु आप करते ही हैं और करिए भी, आगे बढ़ाइए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु, यदि A का X% उतना ही है जितना B का Y% है, तो B का Z% होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिएगा A का X%, X बटे 100, जिसका परसेंट हो बंधु, जिसमें परसेंट हो यानी उसका हर 100 होगा, उतना ही है जितना B का Y%, Y बटे 100 यानी दोनों आपस में बराबर। उतना का मतलब दोनों बराबर है। क्लियर है बंधु? यहाँ तक तो आप समझ गए। आगे आपका कहता क्या है? B का Z% होगा, B का Z% होगा, यही कह रहा है बंधु। B का Z% का अर्थ है B का मान रख दीजिए, उसके बाद निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से B का मान आ जाएंगे हमारे मित्र बंधु, तो 100 कैंसिल। यहाँ हो जाएंगे AX बराबर कितना? BY, तो B बराबर हो जाएंगे AX बटे Y। क्लियर है बंधु? यही B का मान यहाँ रखेंगे क्योंकि B का Z% क्या होगा ये कह रहा है। तो B के जगह हम क्या रखेंगे बंधु? AX बटे Y। देखिए ये मान रख दिए गुना Z%, परसेंट सब में है तो परसेंट रहने दीजिए। क्लियर है? अब देखिए बंधु इसको किस प्रकार लिख सकते हैं आप?
बहुत सारे तरीके से लिखना चाहेंगे, ए एक्स जेड परसेंट बटे वाई, ये भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो देख रहे हैं ए का सब ए को का में लिया है, तो आप भी ले लीजिए ए का एक्स जेड, देखिए का मतलब गुना, सब गुना में है तो ले सकते हैं, ए का एक्स जेड बटे वाई परसेंट, तो ये आपका आंसर हो गया बंधु। तो ए का एक्स जेड या जेड एक्स बटे वाई परसेंट कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। तो क्लियर हो गया बंधु, इस प्रकार के भी प्रश्न को आप आसानी से बना लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु नाव और धारा से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर पर घंटा स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। सबसे पहले ये कह रहा है कि स्थिर पानी में नौका द्वारा 24 किलोमीटर अगर तय करेंगे तो समय क्या लेगा, यही कह रहा है। तो सबसे पहले बंधु हमको ये पता करना होगा कि स्थिर पानी में नौका की चाल क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टीज बताएंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये शांत जल में बात कर रहे हैं हमारे मित्र बंधु, शांत जल में यानी स्थिर पानी में, शांत जल में मान लीजिए नाव यानी नौका की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। अगर किलोमीटर लेंगे, घंटा लेंगे, मीटर लेंगे तो पर सेकेंड लेंगे, ये सब तो आप सब जानते हैं बंधु। तो यहाँ इतना मान लिए, और धारा की चाल बंधु क्या मान लिए, देखिएगा धारा की चाल हम क्या मान लिए, y किलोमीटर पर घंटा मान लिए। तो दो प्रकार का काम करेंगे बंधु, एक धारा की दिशा में, एक धारा के विपरीत दिशा में। देखिएगा बंधु, धारा की दिशा में अगर इसको लेते हैं तो d लेंगे, और धारा के विपरीत दिशा में आप यानी u लेंगे। अब देखिए बंधु, जब धारा की दिशा में हम चलेंगे तो हमारा नाव की जो चाल है वो धारा के साथ मदद करेंगे बंधु, यानी x प्लस वाई की चाल से चलेंगे। क्लियर हो गया। अगर धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे बंधु तो x माइनस वाई की चाल से चलेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, इसको समझना है। आप यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं या तो अन्यथा यहाँ से भी बना सकते हैं। डाउन चलेंगे यानी धारा की दिशा में चलेंगे तो दोनों चाल हेल्प करेंगे, तब हम बहुत जल्द जाएंगे। और धारा के विपरीत में चलते बंधु ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करना पड़ता है, जो फिर चाल होता है उससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि धारा के विपरीत माइनस, धारा की दिशा में प्लस। अब देखिए बंधु, ये जोड़ने पर चला गया तो d प्लस यू बराबर 2x और x बराबर कह सकते हैं d प्लस यू बटे 2। यानी बंधु ध्यान दीजिएगा, अगर ये नाव की जल शांत जल में पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएंगे शांत जल में नाव की चाल। यहाँ से हम ट्रिक बना दिए। क्लियर है बंधु। अगर इसी में देखिएगा d बराबर x प्लस वाई और u बराबर x माइनस वाई, अगर आपको y का मान निकालना हो, धारा की गति निकालना कैसे, तो देखिए बंधु यहाँ घटाने पर तो d माइनस क्या हो गया, u हो गया, तो ये प्लस ये माइनस ये क्या हो जाएंगे बंधु, प्लस हो जाएंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2y। तो आप कह सकते हैं y बराबर d माइनस यू बटे 2, यानी कि d का मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो किसका आ जाएगा, धारा की चाल आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी बंधु बता दी, आप सब इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आगे देखिए सवाल कैसे बनाएंगे बंधु। सवाल में कह रहा है प्रवाह की दिशा में किसी नाव की चाल, प्रवाह की दिशा का मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो क्या माने बंधु, डी माने हैं, क्या माने हैं, डी माने हैं। तो डी बराबर क्या दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर घंटा, एकदम देखिएगा बंधु। और प्रवाह के विपरीत, विपरीत किसको माने बंधु, यू को माने हैं, तो यू बराबर कितना दिया है, 8 किलोमीटर पर घंटा। एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझना है बंधु। कहता है स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय। तो स्थिर पानी में अगर नौका द्वारा 24 किलोमीटर चलेंगे कितना समय लगेगा, तो स्थिर पानी में सबसे पहले ये पता करेंगे कि नौका की चाल क्या है। तो हमने बताया बंधु नौका की चाल x निकालेंगे, तो जब x निकालेंगे तो क्या बताए थे, देखिए x बराबर आप यहाँ देख पा रहे d प्लस यू बटे 2 बताए थे बंधु, d प्लस यू बटे 2 बताए थे, यानी कि
धारा की दिशा में चल 12 और धारा के विपरीत दिशा में चल 8, दोनों को जोड़ के कितना भाग देंगे 2 से, तो 12 8 कितना 20, 20 में बंधु 2 से भाग देंगे कितना हो जाएंगे 10 किलोमीटर पर घंटा। यानी कह सकते हैं आप 10 किलोमीटर जो पर घंटा है वो नौका की चाल है किस जल में, शांत जल में। क्लियर है बंधु। अब यही देखिएगा स्थिर पानी का मतलब है शांत जल। शांत जल में कहता है बंधु, क्या कहता है एकदम समझना है आपको, 24 किलोमीटर की दूरी चलने के लिए कितना समय लगेंगे। तो समय बराबर बंधु आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल जानते हैं। देखिएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितना 24, चाल कितना बंधु निकाले हैं शांत जल में नौका के 10 से भाग देंगे, आप लिख सकते हैं बंधु 2.4 घंटा। यानी कितने लगेंगे 2.4 घंटा लगेंगे, 2.4 आवर लगेंगे, जो देख रहे हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर तीसरा पे है। क्लियर हो गया बंधु। अगर ये प्रॉपर्टीज को आप जान गए, समझ गए, तो समझिए आसानी से बना लेंगे। इसलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज बता दिए बंधु, तब जा करके, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो आप बने रहिए, देखते हैं डायरेक्ट बंधु, तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और डायरेक्ट भी आप अगर चलेंगे, इतना अगर यहाँ से कर लिए बंधु, शॉर्ट ट्रिक में हो गया, ये प्रॉपर्टीज आपको ज्ञान रहा तो, अन्यथा कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सब तरह से समझना है मित्र बंधु, ऐसे नहीं है कि एक ही तरह से समझ लिए रट लिए, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, रट के मैथ पढ़ने का नहीं है हमारे मित्र बंधु। देखिएगा शांत जल में अगर कहेंगे, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बंधु क्या माने थे x किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बंधु। अब देखिएगा प्रश्न से क्या कहता है, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल। प्रवाह की दिशा में बंधु धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी नौका की चाल, नाव की चाल लेंगे बंधु, तो धारा की दिशा में लेंगे तो आप नाव तो चलेंगे ही चलेंगे, धारा भी मदद करेंगे तो x प्लस वाई। और ये देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है 12, यानी 12 बराबर x प्लस वाई, यानी बंधु एक समीकरण यहाँ हो गया। क्लियर है। पुनः देखिए बंधु धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल लेंगे बंधु, क्या लेंगे x माइनस वाई, विपरीत चलेंगे बंधु x माइनस वाई होगा। और इसका देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 बराबर x माइनस वाई, ये समीकरण सेकंड। अब बंधु यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई बराबर 8 है, ये समीकरण फर्स्ट। x माइनस वाई सॉरी x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है, x माइनस वाई बराबर कितना है बंधु 8 है। अब देखिएगा एकदम समझना है, यहाँ पे बंधु हमको चाहिए नाव की चाल, तो ये कटेंगे तो 2x बराबर 12 8 20, x बराबर कितना बंधु 10। यही चीज बंधु इधर से निकालते हैं, और यही चीज जब इधर से आप इतना करेंगे तब आंसर आएगा। और वहाँ डायरेक्ट समझिएगा x बराबर d प्लस यू बटे 2 और y बराबर d माइनस यू बटे 2। यहाँ पे x नाव की चाल निकालना हो तो दोनों की चाल को जोड़ के 2 से भाग देंगे, और अगर धारा की चाल निकालो दोनों को घटा देंगे, उसके बाद 2 से भाग देंगे। क्लियर है बंधु। यानी ये दोनों ट्रिक यहाँ से ही बनता है। जब आपको निकल गया बंधु 10 किलोमीटर पर घंटा, तो कहता है 24 किलोमीटर जाने के लिए समय बराबर आप निकालना है दूरी बटे 4, तो 24 बटे कितना 10, 2.4 घंटा। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, अन्यथा आप वहाँ से ही बनाइए, सबसे सुंदर रहेंगे, सबसे सटीक रहेंगे। तो चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से बंधु ध्यान दीजिएगा। सवाल है कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगी। तो बंधु चक्रवृद्धि ब्याज में देख रहे हैं आपका किसके द्वारा, चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में कहता है बंधु 650 हो जाता है, और 2 वर्ष के अंत में बंधु कह रहा है 676 हो जाता है। तो कोई ना कोई दर होगा बंधु कि जिस दर से, यानी यहाँ पे जो दर होगा उसी दर से 650 हो जा रहा है, और ये 2 वर्ष में देख रहे हैं 676 हो जा रहा है, तो दर तो निकाल लेंगे। लेकिन एक बात जानकारी रखना बंधु, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है,
और आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल से दूसरे साल का अधिक, तीसरे साल का दूसरे साल से अधिक होता है, यानी कि बढ़ते चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाता है। तो बंधु आप सबसे पहले देखिए, एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप डिफरेंट कितने वर्ष का, एक वर्ष के दरमियान कितना रुपया बना वो देख लीजिए। तो बंधु यहाँ अगर आप देख रहे हैं 50 से 650 से 676, यानी आपको लग रहा है बंधु कि 26 रुपया हमें ब्याज के रूप में मिला है। कैसे बंधु? क्योंकि एक वर्ष में इतना था और 2 वर्ष के में इतना, देखिए तो कितना बढ़ा, 26 रुपया बढ़ा बंधु। तो 26 रुपया कहाँ से बढ़ा? इस धन से आगे बढ़ा है। तो हम दर निकालेंगे तो दर बराबर बंधु आप जानते हैं कि एक साल में जो बढ़ता है तो साधारण से भी निकाल लें या चक्रवृद्धि से निकालें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक साल का जो अंतर रहता है तो चक्रवृद्धि और एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। तो दर बराबर आप जानते हैं बंधु, क्या जानते हैं, देखिए लिख देते हैं, ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। तो बंधु अब देखिए ब्याज हमारा कितना है, 26 गुना 100, मूलधन कहाँ से बंधु 650, एकदम समझना है। और समय बंधु 1 वर्ष, क्योंकि 1 से 2 जाने में 1 ही वर्ष लगा है। अब देखिएगा यहाँ कटा दीजिए 0 0, 13 दूना 26, 13 पचे 65। अब बंधु इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना 4%, यानी दर हो गया 4%। अब बंधु देखिएगा एक साल का है इसीलिए कोई परेशानी नहीं है, 2 साल का रहेगा तो चक्रवृद्धि से ले आएंगे, और 1 साल का इसीलिए कोई परेशानी नहीं है क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो सबसे पहले पता चल गया बंधु, दर 4% है, यानी 4% की दर से ही 1 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। और आप देखते हैं कि जैसे 2 वर्ष आया पिछले साल से बढ़ेगा, यानी ये चक्रवृद्धि पर लगना प्रारंभ हो गया। क्लियर है बंधु? अब आगे देखिएगा, अगर 4% की दर से मान लीजिए बंधु आप जानते हैं जब साधारण ब्याज पी SI और A हो जाता है, आप समझते हैं, ध्यान देना है। अगर कहता बंधु 650 हो जाता एक वर्ष के अंत में, यानी हो जाता, आखिर उसका धन क्या होगा? तो बंधु एक वर्ष में अगर हो जाता है तो हम एक वर्ष बार बार कह रहे हैं, साधारण पर निकाल रहे हैं। तो साधारण पे आप जानते हैं बंधु कि SI जब निकालते हैं समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो बंधु आपका समय कितना, एक वर्ष, दर कितना 4, तो 4 एकम 4 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यदि धन 100 हो और 4 ब्याज हो तो मिश्र धन कितना हो जाएंगे बंधु, 104 हो जाएंगे। ये आप पढ़ चुके हैं, क्लियर है? तो बंधु हम ये कह देते हैं डायरेक्ट कि साधारण ब्याज पे जब आप ब्याज निकालते हो तो एकदम समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। उस कंडीशन में मूलधन 100 हो और ब्याज 4 निकल रहा हो तो मिश्र धन क्या हो गया, 104। तो यही 104 बराबर बंधु हमारा कितना है, 650 है। 650 कर दीजिए, खाता धन क्या होगा 100, तो 650 बटे 104 गुना 100, ऐसे बनाना है बंधु। देखिए कटाना है, जैसे आप कटाइए यहाँ पे देखिए बंधु, कटाते 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65, कटा दिए बंधु। अब 13 से कटाएंगे, 13 8 चलो तल से 8 बार में कट गया बंधु। अब इसको कटाइए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, इसको कटाइए बंधु 25, अब 25 25 625, यानी धन क्या हो जाएंगे 625। जो आप देख रहे हैं ऑप्शन कितना नंबर पे, तीसरा नंबर पे। क्लियर हो गया बंधु? एक बार फिर पुनः समझिएगा कि सर समझ में नहीं आया कैसे आप बनाते। तो बंधु हमारा बहुत सारे SI का वीडियो पड़ा हुआ है, चक्रवृद्धि का भी पड़ा है, तो कुछ उसको देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अन्यथा यहाँ देखिए, एक वर्ष में 650 हो जाता है, स्लोली समझना है, 2 वर्ष में 676 हो जाता है। आखिर बंधु क्या दर है जो हो जाता है, तो हमको दर चाहिए, क्योंकि दर निकल जाएगा तो एक वर्ष का अगर हम दर निकाल लेंगे तो दर के सारे मूलधन को चले जाएंगे, फिर यहाँ से दर निकाल, दर के सारे 2 वर्ष से मूलधन तक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले दर कैसे निकलेगा ये जानना था। तो देखिए कि एक साल में 650 और 2 साल में, दूसरे साल के अंत में 676, तो 650 से 676 कितना बढ़ा, 26 रुपया बढ़ा। यही 26 रुपया बढ़ने में कितना साल लगी, 1 साल। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, तो 26 गुना 100 650 रखे, कितना परसेंट, 4% की दर से 1 वर्ष के अंत में 650 हुआ। अगर 4% की दर से 1 वर्ष के अंत में 650 हुआ तो बंधु मूलधन क्या है, अगर 4% की दर से 1 वर्ष का ब्याज अगर निकालेंगे बंधु तो 4 एकम 4, यानी 4 ब्याज अगर धन 100 हो तो मिश्र धन 104 होगा। यही मिश्र धन 104 बराबर 650, तो 100 बराबर कितना 625। क्लियर हो गया बंधु? आप इनको समझ गए। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें। सुंदर सवाल था बंधु, एक बार फिर पुनः बता दें, समय गुना दर करेंगे तो ब्याज निकलेगा कहाँ,
साधारण ब्याज निकलेगा, क्योंकि एक साल में साधारण ब्याज से बनाए या चक्रवृद्धि से बनाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एक साल का साधारण ब्याज एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होते हैं। इसलिए साधारण से निकालना मुझे आसान लगा, क्योंकि 4% दर था एक साल का ब्याज, 4 एक का 4, धन 100 हो तो 104 बराबर 650, तो 100 बराबर कितना कितना। क्लियर, एकदम खुश होना है बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो डंडा आरेख से है, और इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था बंधु कब, आप 22/4/2012 के प्रथम पाली में बंधु। तो इसको समझिएगा, कितना सुंदर सवाल है बंधु, और इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। सवाल है, निम्न दंड आरेख नगर के किसी विशिष्ट इलाके में छात्रों द्वारा स्कूल तक जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां को निरूपित करता है। तो उस कह रहा है पहला प्रश्न, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत है, परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात है। ये बहुत सारे प्रश्न है बंधु। तो देखिएगा यहाँ पे एक आपका वेना डायग्राम जिसको कहते हैं डंडा आरेख दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं छात्रों की संख्या यहाँ लिखा हुआ है, इधर छात्रों की संख्या दर्शाया, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 10 छात्र। इसका अर्थ यही हुआ कि जो यहाँ पे दिया गया है संख्या वो यूनिट में दिया है, जैसे 1 यूनिट बराबर 10 छात्र, तो यहाँ 2 यूनिट है तो 2 गुना 10 करेंगे 20 छात्र, 4 यूनिट का मतलब 40 छात्र, एकदम 6 यूनिट का 60 छात्र, यानी ये यूनिट में दिया गया है। लिखने का एक तरीका है कि इसको भी आप समझें। दूसरा है बंधु, यहाँ पे इधर यात्रा की विधि, यानी कोई कार से जाते हैं, कोई बच्चे बस से जाते हैं, कोई मोपेड से जाते हैं, कोई बाइसिकल से जाते हैं, कोई रिक्शा से जाते हैं, अलग अलग साधन है। अब देखिए हम सवाल क्या आते हैं, क्या कहता है, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। तो बंधु उस इलाके में कितने छात्र आते हैं इसको कैसे जानेंगे, तो जो यात्रा का साधन है यही है, इसके अलावे नहीं जोड़ लेंगे कि पैदल भी जाता होगा, यानी पैदल का जाने का कोई भी विधि नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे यात्रा की विधि है, यानी इतना ही प्रयोग करके वो स्कूल जाते हैं जो आपका यात्रा के लिए प्रयोग होता है, ये दिया है बंधु। तो यही से देखेंगे कि कार वाले, देखिएगा ये जो घेरा है इसको समझिएगा, यानी ये दिया हुआ है कि कार वाले कितने जाते हैं, 6 यूनिट जाते हैं। तो देखिए बंधु 6 यूनिट एकदम जुड़िएगा। बस वाले देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ आए 16 और 14 के बीच में है तो 15 होंगे बंधु, तो यहाँ पे 15 यूनिट इनके जाते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पे मोपेड है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 12 और 10 के बीच में बंधु ये मोपेड, ये देखिए हमारा कलम यहाँ से यहाँ है, ये मोपेड का सिस्टम है बंधु। तो मोपेड 12 और 10 के बीच में है तो क्या हो गया, 11 हो गया। आगे देख रहे हैं आप ये बाइसिकल है, तो बाइसिकल का ये है बंधु, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं किस पे सूचित कर रहा है, 18 को सूचित कर रहा है बंधु, तो आप यहाँ पे 18 लिख दीजिए। आगे देखिएगा हमारे मित्र बंधु, ये हो गया आपका बाइसिकल, आगे है रिक्शा, रिक्शा का यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं और यहाँ 16 पर है तो इसमें 16 है, ये टोटल अभी यूनिट में है, इसको यूनिट में ही ऐड कर दिए। और बंधु आप जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 छात्र होता है, इसलिए यहाँ पे 10 से गुना कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब इनको आप जोड़ लेंगे, 6 और 8 14 1 15 15 5 20 और 20 6 26, कितना हाथ मेरा बंधु 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 66 हो गया। और 66 गुना बंधु 10 करेंगे तो क्या आ जाएंगे 660 हो जाएंगे, यानी हमारे स्कूल से में जो जाते हैं बंधु कितना 660 छात्र जाते हैं, जो कि आपका देख पा रहे हैं कि ऑप्शन कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे का। तो उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, तो उस इलाके में 660 छात्र आते हैं, क्योंकि साधन यही आने का है, इसी से आते हैं। तो उस इलाके के जो भी छात्र आएंगे कितने आएंगे 660 आएंगे। आप बंधु इसको समझ गए। अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। बाइसिकल बंधु देखिएगा यहाँ है, यहाँ से देखिए 18 पर है तो यहाँ 18 ले लीजिए। कहता बंधु रिक्शा, तो यहाँ से देखिए रिक्शा 16 पर है 16 ले लीजिए, और दोनों आप ऐड करेंगे, 1 यूनिट बराबर 10 छात्र तो 10 से गुना करिए बंधु, तो 8 6 14 1 1 2 34 गुना 10 करेंगे बंधु क्या आ जाएंगे 340, यानी कि
जो बाइसिकल और जो रिक्शा का प्रयोग करते हो कितने करते हैं, 340 छात्र करते हैं। तो 340 दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। अब आप स्क्रीनशॉट तत्काल कर लीजिए, क्योंकि 3 और 4 सवाल बताएंगे बंधु, तो ऊपर वाले सवाल को हम मिटा देते हैं। इसमें किसी को परेशानी नहीं होगा, एकदम ध्यान देना है, कोई परेशानी नहीं होगा बंधु, समझिए। मिटा दिए, आप सब स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, नहीं तो बैक करके थोड़ा वीडियो में जा करके बैक करके फिर से एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्लास है बंधु, एकदम इसी तरह चलेंगे। उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत बंधु, बस तो यहाँ देखिए कितना है, 16 और 14 के बीच में है बस वाला, तो 15, तो 15 गुना कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, क्योंकि 150 हो जाएंगे। कहता है कि प्रतिशत, अब बस प्रतिशत यानी बस से जाने वाला प्रतिशत का निकालेंगे बंधु, तो क्या हो जाएगा, बस पे जितना जाएंगे उतना, टोटल संख्या कितना, टोटल संख्या भी आप निकाले थे बंधु उस इलाके में, आप पिछले सवाल में तो 660 निकाले थे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे, 660 आप फिर से भी निकाल सकते हैं। अब इनको बंधु हल करेंगे, यानी बस से जाने वाले का परसेंटेज, बस पर जाने वाली की संख्या टोटल में से गुना 100, परसेंटेज आप जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हल करेंगे बंधु तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे देख रहे हैं 15 गुना 100/66, इसको कटा देंगे बंधु 3 से, 5 तिया 15, यहाँ कटा देंगे 22 तिया 66, इसको बंधु कटा देंगे तो हो जाएंगे ये 50, ये हो जाएंगे 11, यानी 25 25 250 बटे बंधु कितना हो जाएंगे 11। तो यहाँ पे देख रहे हैं बंधु आपका ऑप्शन पूर्णांक में है, तो इसको अगर आप पूर्णांक में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो बंधु कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से 11 दूनी 22, फिर बंधु कितना 30, 11 दूनी 22 और 8 यानी बटे 11%। इतना आपका आंसर हो गया। कहीं को दिक्कत हुआ बंधु, नहीं हुआ, इतना आप समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तीसरा पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलते बंधु, इसका लास्ट प्रश्न क्या है उसको ध्यान देंगे, एकदम समझना है हमारे मित्र बंधु, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कहता अगला सवाल देखिए क्या है, परिवहन के अपने साधन के रूप में कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात है। देखिए बंधु, किसका किसका, कार, तो यहाँ पे कार लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिक्शा लिख देंगे। अब देखिएगा बंधु, कार और रिक्शा यूनिट में देख लीजिए, कार यहाँ क्या है 6 है, तो 6 रख दिए। रिक्शा देखिए बंधु यहाँ पे क्या है 16 है, 16 रख दिए। इसमें भी अगर 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से करेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनुपात में 10 10 कट जाएगा। तो ये भी कटा दीजिए, 3 हो गया बंधु, ये कटा देंगे 8 हो जाएंगे, 3 अनुपात क्या हो गया 8 हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि 3 अनुपात आपका 8 कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है बंधु। क्लियर हो गया, समझ गए आपका बंधु, ये डंडा आरे खत्म हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि 2012 का 2204 में पूछा गया था, 2012 में बंधु, उसका सारे का सारे मैथ हम कंप्लीट कर दिए, एक भी सवाल बंधु आपका नहीं छोड़े। अब आपका 2012 का जो प्रथम पाली हुआ, फिर नेक्स्ट पाली का होगा, फिर हम धीरे धीरे 21 तक चलेंगे बंधु, और रीजनिंग भी साथ साथ लेंगे। वन लाइनर आपका क्या कहते हैं, जीके भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी पूछा गया उनको भी कराते जाएंगे बंधु। और आप एक नोटबुक बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। प्रीवियस पे आप जितना ध्यान दीजिएगा बंधु उतना ही फायदा होगा, क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे उसको आप आसानी से क्या करेंगे, बना सकेंगे। तो बंधु, आप सबों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए, और सभी को बंधु शेयर कर दीजिए, और जो भाई बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर पुनः आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।